हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे मेन टॉपिक होंगे वो होगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और साथ ही इनकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। तो ध्यान से सुनने आज का अपने लेक्चर। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें मेनली सिलेबस में है इस टाइम। देखो बच्चे, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या चीज होती है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वही हमारी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इसमें चार्जेस हमारे स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, वो फ्री चार्जेस हैं, वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो रही है। तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हमारे स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? Q अपॉन T। T स्टैंड्स फॉर टाइम, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसको डिनोट करते हैं हम I के साथ। I इज द सिंबल यूज्ड टू डिनोट इलेक्ट्रिसिटी। Then I is equal to Q upon T. As we know that SI units of Q is coulomb and time is second. तो बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसके कई यूनिट बन जाएंगे? कूलम पर सेकंड। इसको हमने स्पेसिफिकली नेम दे रखा है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए एक हमारा बड़ा आएगा। ओके, तो एम्पियर क्या है? कूलम पर सेकंड। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई वायर है उसमें 15 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उस वायर में एक सेकंड में 15 कूलम चार्ज पास आउट हो रहा है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई वायर है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वैल्यू मान लो 2 एम्पियर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? हाउ विल यू डिफाइन दैट 2 एम्पियर? अगर आपको ऐसे बनकर आ जाए क्वेश्चन, तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे कि उस वायर में एक सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। It means 2 coulomb charge is flowing in the wire for 1 second या 1 यूनिट है। ओके, ये हमारी इनकी डेफिनेशन हो जाएंगे। और उनके देखो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल होते हैं इस फॉर्मूले के साथ रिलेटेड। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले ये डेफिनेशन फॉर्मूला आपने नोट कर लो पोस्ट करके। देखो बच्चों, इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। देखो, सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक सा हमें आता है न्यूमेरिकल कि अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन 2 मिनट में पास हो रहे हैं कोई वायर में, तो आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू लिखनी है। हमें बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें। जैसा कि हम जानते हैं इसमें कि जो हमारा I है वह Q अपॉन T के इक्वल है, और जो हमारा Q होता है वह NE के इक्वल होता है। N का मीनिंग यहाँ पर क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन हमें यहाँ पर देख रखे हैं 15, ई की जगह पर क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो क्या की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन टाइम। टाइम इज नॉट इन द SI यूनिट्स, इट इज रिटन इन द मिनट्स। तो सबसे पहले ये SI यूनिट्स में चेंज होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या जाएगा? 120। सोल्व होकर 8 0.2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 0.2 इंटू 10⁻⁻⁹ ये हमारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जिस डिवाइस की सहायता से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर सकते हैं उस डिवाइस का बच्चों क्या नाम होता है? एमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। देखो, आपने कहीं पर देखा भी होगा, ऐसे एक मीटर होता है, यहाँ पर A लिखा होता है, तो वहां पर उसकी रीडिंग होती है 5, 10, 15, उसमें बीच डिविजन होती है। ये हमारा क्या होता है? एमीटर होता है। इसको हम आगे चलकर अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन अभी इसको इतना ही समझो। ओके, देखो बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हाउ करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर में किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेरे पास कोई मेटल है, इसको मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दिया। उम्मीद है आप सभी को ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आती होगी। अगर नहीं आती तो मैं लेक्चर के एंड में आपको सभी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में समझा दूंगा कि बैटरी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, स्विच के लिए। वैसे ये आपने 6th 7th में बच्चों ने समझा ही हुआ है। ओके, यहां से स्विच ऑन होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी ना। अब इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उससे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब इसका क्या फंडा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अगर इसमें कोई प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, फिर तो उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की है। लेकिन अगर किसी कंडक्टर में जो मेजरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है, तो उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। इसमें हमारी डायरेक्शन ऐसा क्यों होता है? देखो कि फिर हम उसको वही डायरेक्शन क्यों नहीं रखते जिस डायरेक्शन में हमारे चार्जेस फ्लो हो। देखो, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, तब तक हमारी यही एजम्पशन रही है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम मानते हैं कि यह हाइयर पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल का अभी के लिए मीनिंग ये समझ लो कि इसमें एनर्जी क्या है? हाई। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, इसमें जो एनर्जी है वो क्या है? लो है। अगर मैं इन दोनों को किसी कंडक्टर के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा? हमेशा हमारे यूनिवर्स का एक लॉ रहा है कि एवरी एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो जो इसकी एनर्जी है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसकी डायरेक्शन यही होगी। लेकिन उस वक्त हम रीजन ये जानते थे कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ चार्जेस भी फ्लो हो रहे हैं। चार्जेस ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। बाद में हमें आइडिया हुआ कि अगर तो इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं, तो उनमें एनर्जी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगी। लेकिन अगर उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई एनाइंस हैं, उनके कारण अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन रखी हुई थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो अभी के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, क्योंकि उसकी सहायता से हमारे काफी ज्यादा जो फॉर्मूले थे, फ्लेमिंग के रूल थे, उनकी डेरिवेशन हो गई थी। अगर हम थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती तो इन सभी के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको समझना मुश्किल हो जाता। तो स्टडी को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हम इस वक्त बुक में लिख देते हैं कि जो हमारे करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो तो हम क्या रखते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वही हमारी चार्ज की डायरेक्शन होगी। ओके, ये बात आपने जान रखी है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट होते हैं। अच्छा, मैं फिर इसके बाद दोबारा से अपने बेसिक क्वेश्चन पर ही आ रहा हूं। हाउ करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर। अभी ये तो हमें बात समझ में आ गई कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी को मानते हैं कि फ्लो होती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स उससे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। बिकॉज देखो सिंपल सा रीजन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये इधर के अट्रैक्ट होंगे, इधर तो इनकी रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी। यदि सभी बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्जेस में रिपल्शन होगी, यहाँ पे इनके बीच अट्रैक्शन होगी। अभी भी यही सवाल है कि क्या सच में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक होते हैं फ्लो? तो इसका देखो जो आंसर है वह दोनों ही है, यस भी और नो भी। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं सारी वायर में, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो हो रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की स्पीड है बच्चों वो इतनी ज्यादा धीमी है, इतनी ज्यादा स्लो है कि फिर तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आते आते हमें 1 घंटा 2 घंटा लग जाएंगे। मान लीजिए इसकी स्पीड होती है 10⁻⁻² सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। ये तो बहुत ज्यादा लेस स्पीड है अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसा होता है जैसे अभी मैंने फैन ऑन किया, फैन का जो जैसे स्विच ऑन होता है वैसे ही हमारा फैन रोटेट होना शुरू हो गया। ऐसे तो हुआ नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां तक गया फिर ऑन गया, इसमें तो बहुत ज्यादा समय लगता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं एक्चुअल में। तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो हो रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड इतनी है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज्यादा छेती फ्लो होती है। उसके फ्लो होने का क्या होता है भाई, जैसे इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ तक आते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड होगा, स्ट्राइक करेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, अगला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, अगला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, अगला इलेक्ट्रॉन इसके साथ।
इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स है एक चेन की फॉर्म में लगातार एक दूसरे से स्ट्राइक होते रहते हैं। जब एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होते रहते हैं उससे उनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वन बाय वन आगे की तरफ क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। ओके, ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात अपने यहाँ रखनी है कि जो भी हमारी वायर है कहने को लिखने को आ जाता है कि उसमें चार्जेस फ्लो हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में चार्जेस की फ्लो की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट 99% स्पीड ऑफ लाइट होती है, लेकिन जो इसमें चार्जेस फ्लो होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। उनकी स्पीड होती है अ फ्यू सेंटीमीटर इन वन सेकंड। यह आपने बात हो जाती है। ओके, अब आ जाता है कि चलो कंडक्टर में तो हमें समझ में आ गया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से फ्लो होती है, लेकिन जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं या जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं इंसुलेटर, वो थोड़ा सा इजी है। देखो इंसुलेटर में क्या होता है, अगर यहां पर लिखो इंसुलेटर, इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। देखो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, अगर इनके ऊपर कोई चार्ज आ भी जाए तो वे आगे फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने के लिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मान लो इसको मैं किसी बैटरी के साथ जोड़ लूं, जैसे ही स्विच ऑन होगा मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण बाउंडेड हुए हैं, वो अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें आगे की तरफ ट्रांसफर ही नहीं होंगे। अगर ट्रांसफर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर ही नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी के ट्रांसफर होने का क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगी, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ऐसे आपस में स्ट्राइकिंग हो रही थी। अगर इसमें स्ट्राइकिंग ही नहीं हो रही तो इलेक्ट्रॉन की सहायता से कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो नहीं होगी। ये हमारा क्या होगा, इंसुलेटर। हाँ, लेकिन अगर मैं जरूरत से ज्यादा वोल्टेज इसमें इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा बच्चों, इसमें थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो जाएंगे। इसका क्या रीजन था, आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री में समझा था कि अगर किसी एटम को जरूरत से ज्यादा एनर्जी दे दी जाए तो जो उसके वैलेंस शेल में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो भी फ्री हो जाते हैं। मान लो कि ऑक्सीजन का एटम है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे तो वह बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर मैं उसको जरूरत से ज्यादा हीट एनर्जी दे दूं तो जो उसके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या हो जाएंगे, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, लेकिन वह अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस में ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ओके, उसके बाद आता है हाउ करंट फ्लोज इन ए सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में आती है। ओके, इनमें क्या होता है, देखो एग्जांपल के लिए इसमें आता है सिलिकॉन। अगर हम सिलिकॉन में देखें ना, सिंपल स्ट्रक्चर इसकी समझो, ऐसे रहने दो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं। ये आप अपने केमिस्ट्री के टीचर से भी समझ सकते हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होती है। ओके, ऐसे इसमें क्या होगा, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं तो मीन्स इनका भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये ना जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इनका बॉन्ड, इसका क्या नाम होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अगर इसको थोड़ी सी भी हीट एनर्जी दे दी जाए तो जो इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो सभी क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से आकर यहां जाएगा, डिसलोकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ये स्पेस क्या होगी, एम्प्टी होगी ना, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कह देते हैं, होल। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर यहां पर आ गया, क्योंकि थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलने से हमारा जो बॉन्ड था सिलिकॉन के एटम्स के बीच वो क्या हो गया, वीक हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उनका रीजन क्या होता है कि उनमें होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से फॉर्म होंगे।
तो ये बात भी आप समझ ही गए होंगे कि अगर लो टेम्परेचर पर हम किसी सेमीकंडक्टर को रख दे तो वह एक इंसुलेटर की तरह ही होगा। लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको किसी सूरज की रोशनी में रख दें तो क्या होगा, हीट एनर्जी मिलने से उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन जाएंगे, जिनकी सहायता से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। यही रीजन होता है कि जो हमारे सोलर सेल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्योंकि ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर, जिनका सूरज की रोशनी में रखने से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट शुरू हो जाती है। इतना डिटेल में नहीं समझना, अभी आपने सिंपली ये समझना है कि कौन सा रीजन है जिसके कारण जो हमारे कंडक्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इंसुलेटर्स में फ्लो होती है और सेमीकंडक्टर में फ्लो होती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात लग रही है तो लिख कर रखो। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना अगला टॉपिक देखो, यह है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ध्यान से समझना इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो बच्चों ये क्या होता है, मेरे पास मान लो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, इस पर मैंने प्लस का चार्ज लिखा हुआ है। मैं यहां पर एक कूलम का चार्ज 1C का चार्ज इसके नजदीक लेकर आ रहा हूं, मान लो ये क्या है +1C, यानी कि दोनों पर मैंने सेम चार्ज रखा। तो क्या होगा, अगर मैं इस चार्ज को इसके नजदीक लेकर आऊंगा यहां से यहां तक, तो इस पर थोड़ा सा वर्क डन होगा। क्यों होगा, देखो हम जानते हैं कि हर चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड होता है। वह फील्ड क्या है, जहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स एक्सपीरियंस होती है। द फील्ड अराउंड द चार्ज वेयर वी कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, दैट फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हम इसके सराउंडिंग में देखें, अगर मैं यहां पर चार्ज रखूंगा तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूंगा, ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन है, जो फोर्सेज है वो वीक होती रहेंगी। अगर मैं कोई ऐसे एरिया में आ जाऊं जहां पर एक भी अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो रही हो, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। वो एरिया हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन्फिनिटी का मीनिंग कभी भी ये नहीं होता अनंत, ये रॉन्ग है। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है, वो डिस्टेंस जो इस चार्ज के लिए बहुत ज्यादा हो, या जो हमारी सोर्स से बहुत ज्यादा हो, जहां पर इस चार्ज का इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, ना तो इनके बीच कोई अट्रैक्शन हो रही हो, ना ही कोई रिपल्शन हो रही हो, वो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। वो अब इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है। अगर तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा स्मॉल है तो इन्फिनिटी हो सकता है कि हमारा कुछ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के इक्वल हो। अगर हमारा चार्ज बहुत बड़ा है, हमारे अर्थ के साइज का है, तो हो सकता है कि उसका जो साइज है a few light year हो इन्फिनिटी का। तो मीनिंग इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन्फिनिटी वो डिस्टेंस है जहां पर इसका इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, देखो जैसे ही मैं इसको इसके अंदर रखूंगा, इस चार्ज को इसके अंदर लेकर आऊंगा, तो क्या होगा, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगी, तो इसका धक्का मारकर ये यहां पर आ जाएगा। तो मीन्स अगर मैं चार्ज को इसके नजदीक लेकर आ रहा हूं तो इस पर एक क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और जो इसमें वर्क डन है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो। इससे उल्टा अगर मैं यहां पर किसी नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इससे दूर लेकर जाऊंगा तो इसकी क्या ट्राई होगी, इसको मैं वापस अपनी साइड पे अट्रैक्ट करूंगा। जितना अधिक दूर लेकर आऊंगा उतनी वह जोर से इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। हाँ, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर लेकर आऊंगा तो इनके बीच अट्रैक्शन नहीं होगी, हमने इसको फील्ड के अंदर ही रखना। तो मीन्स अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक या दूर लेकर आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द चार्ज, तो उसके बीच एक जो भी वर्क डन हुआ है वो उसमें एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी का हमने क्या नाम रखा है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी का क्या नाम होता है, पोटेंशियल एनर्जी। जितने अधिक मैं चार्जेस इसके नजदीक या दूर लेकर जाऊंगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज, अगर तो नेगेटिव चार्ज है फिर तो इसके दूर लेकर जाऊंगा, अगर प्लस का चार्ज है तो इसके नजदीक लेकर आऊंगा, तो उसमें उतनी ही एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तो इतना मैं छोड़ू कि जो वर्क डन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कि जितना अधिक
चार्ज होगा उतना ही इसमें एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। यह इक्वालिटी में चेंज होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, के क्या, के हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब मैं श्योर हूं कि ये जो वर्क की वैल्यू है ये तो लगातार चेंज होती रहेगी, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ये भी लगातार चेंज होता रहेगा, लेकिन ये जो हमारा के है ये हमेशा हमारे लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इस के को निकालूं तो वर्क अपॉन चार्ज के इक्वल आ जाएगा। यही हमारा के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, चाहे लिख कर रख लो, द वर्क डन in bringing 1 coulomb charge from infinity to singular point with respect to or against the magnetic field according to the nature of charge is known as electrostatic potential। ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 coulomb charge from infinity to 1 point with or against the electric field is known as electrostatic potential। इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, V होता है। अब बच्चों का सवाल उठता है कि हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं निकालते। इसका रीजन ये है कि यह एक वेरिएबल है। अगर हमने किसी डिवाइस को बनाना है तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज की जरूरत होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो V हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर ए स्पेसिफिक वर्क डन फॉर स्पेसिफिक चार्ज। ओके, ये दोनों चेंज होते रहेंगे लेकिन ये हमारा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसका यूज होता है। लेकिन अगर आपने इतना डिटेल में नहीं समझा तो इसको डायरेक्ट ही याद रख लो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 coulomb charge फ्रॉम इंफिनिटी टू सिंगुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू और अगेंस्ट द मैग्नेटिक। ओके बच्चों, तो देखो जो हमारा V है इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। जो हमारा वर्क होता है इसके SI यूनिट क्या होते हैं, जूल। जो हमारा Q है इसके SM क्या होते हैं, कूलम। तो जो हमारा V है इसके SM क्या बन जाएंगे, जूल पर कूलम। इसको हमने स्पेसिफिकली नेम दे रखा है वोल्ट। अगर वहां पर लिखा आ जाए व्हाट यू मीन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का क्या मीनिंग होगा कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक या दूर लेकर आ रहा हूं तो उसमें मेरी 2 जूल ऑफ एनर्जी क्या है, कंज्यूम हो रही है। यह हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंग 2 वोल्ट। इसी से ही मिलती जुलती हमारी एक स्टेटमेंट है, उसका क्या नाम होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखो बच्चों जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, वही है। सबसे पहले देखो ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज था 1C का, सबसे पहले मैं इसको इस बड़े से चार्ज के इंफिनिटी से लेकर आ रहा था, इंफिनिटी से नजदीक लेकर आ रहा था। अगर ये ऑलरेडी चार्ज, अगर ये चार्ज ऑलरेडी इसके फील्ड के अंदर हो तो इसमें कोई ना कोई तो वर्क डन होएगा ही ना। मान लो इसमें वर्क डन ऑलरेडी हुआ है WA, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A। अगर इसके और नजदीक लेकर आऊंगा तो इसमें वर्क डन और भी अधिक हो जाएगा, WB। इसमें वर्क डन थोड़ा सा अधिक हो गया ना, इसमें जितना वर्क डन अधिक हुआ वो है हमारे पास WB माइनस WA अपॉन Q। यही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B। तो मेनली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सब कुछ सेम रहता है लेकिन इसमें हमारा चार्ज इंफिनिटी से नहीं आएगा, इसमें चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो उस पोटेंशियल एनर्जी में क्या इंक्रीज हुआ, एक पॉइंट से दूसरी जगह पर लेके आने पर जो उसमें चेंज आएगा ऑन 1 कूलम चार्ज, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हम वर्क अपॉन क्या लिख सकते हैं, मान लो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो W के इक्वल आता है। तो फॉर्मूले तो इन दोनों के सेम है, यूनिट्स भी ऑब्वियसली सेम होंगे लेकिन जो इनकी डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएंगी। अगर यहाँ पर लिखा हो कि आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि उसमें 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह तक लेके आने पर हमारी 2 जूल एनर्जी कंज्यूम हो। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया, इसको नोट करो, आगे मैं समझा रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिखा है
इससे आपके काफी सारे जो डाउट्स हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के आपके क्लियर हो जाएंगे एक न्यूमेरिकल। देखो मैंने क्या लिखा है, फाइंड द वोल्टेज। वोल्टेज का मीनिंग यहाँ पर V होगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कह सकते हो। वैसे मेनली जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या दे रखा है, फॉर ए कंडक्टर इन ए 50 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फॉर 100 सेकेंड्स, मामले में लिखा है फॉर 100 सेकेंड्स यूजिंग 100 जूल ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पर क्या जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी को हम वर्क भी कह सकते हैं, वो इन्होंने हमें दे रखी है 100 जूल। और हमें क्या दे रखा है इन्होंने कि जो आई की वैल्यू है वो हमारे पास है 50 एम्पियर, और जो टाइम है बच्चों वो हमारे पास है 100 सेकेंड। हमने V की वैल्यू लिखनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो V होता है वह वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल है। यहाँ पर जो हमारा वर्क डन है वो 100 के इक्वल है, लेकिन हम क्या नहीं जानते, चार्ज नहीं जानते। तो क्या निकालने का क्या वे है, हम I की वैल्यू तो जानते हैं ना, I हमारा क्या अपॉन T के इक्वल होता है, और यहाँ पर जो हमारा I है वो हमें दे रखा है इन्होंने 50 एम्पियर, क्या वो हम जानते नहीं। और जो हमें T दे रखा है इन्होंने बच्चों वो दे रखा है 100 सेकेंड। तो 100 यहाँ पर डिवाइड में इधर को जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 5000 कूलम। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट, हम क्या लिख देंगे 100 अपॉन 5000, तो ये आपस में गया तो 1/50 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल से ध्यान से देखो, इससे हमारे सारे जो कंसेप्ट है, देखो इसमें वोल्टेज का भी फॉर्मूला यूज हो गया, आई का भी यूज हो गया। अगर यहाँ पर आ जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमारा क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट भी यूज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा क्यू है वो एन के इक्वल होता है ना। क्यू हम यहाँ पर जानते थे 5000, एंड हम जानते नहीं, ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाती है, हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को लिख कर रख लो, वो आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके, आगे देखो। तो देखो बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों, रेजिस्टेंस का मीनिंग अगर हम शुद्ध हिंदी में देखो तो इसका मीनिंग होता है अवरोध, रुकावट। अगर हम किसी चीज को रोक रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैंने उसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर की। अगर मैं किसी गेंद को या कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से जाने नहीं दे रहा तो मैं उसके लिए क्या, एक रेजिस्टेंस और रुकावट हो। इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, ऐसी कोई चीज, ऐसी किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी जो अपने में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो होने से रोके, या हम कह सकते हैं कि उसमें से चार्जेस को फ्लो होने से रोके, वही हमारी क्या होती है बच्चों, रेजिस्टेंस होती है। तो जो रेजिस्टेंस है इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। कि कोई भी कंडक्टर में, कंडक्टर वैसे यहाँ पर शब्द ठीक नहीं है, यहाँ पर आपको मटेरियल भी लिख लो, क्योंकि इंसुलेटर की भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, और जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं और सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या है, कोई भी मटेरियल में वो एबिलिटी, वो ताकत जो उसमें चार्जेस को फ्लो होने से रोके, वही क्या है, रेजिस्टेंस है। अब सवाल उठता है कि ये रेजिस्टेंस आती कहां से, इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस है इसका रीजन क्या है। देखो नंबर एक रीजन, अगर हम देखें कंडक्टर में क्या होता है, देखो अगर एक कंडक्टर में देखो इलेक्ट्रॉन्स में बेशक यहाँ पर लिख रहा हूं कि इसमें फ्लो होते हैं, लेकिन अकेले इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है ना, यहाँ पर एटम है, एटम के जो बाहरी शेल होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स पे तरफ दो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, बाकी जो दूसरे एटम के न्यूक्लियस है जिनके बीच प्रोटॉन्स होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा स्विच ऑन होता है इलेक्ट्रॉन्स की तो ट्राई होगी कि हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव हो। अगर यहाँ पर बैटरी लगी है तो इनकी डायरेक्शन इधर को होगी, तो हम इधर को में मूव इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन रास्ते में 100 तरीके के एटम आ रहे हैं, इनकी बार बार आपस में स्ट्राइकिंग होगी, तो बार बार स्ट्राइकिंग होने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाते। इनकी वजह से इनके जो पाथ है वो इतना स्मूथ नहीं रहेगा, रास्ते में बैरियर्स आ रहे हैं, रुकावट आ रहे हैं कि एक एटम ने उसको अपनी साइड में खींचा, एक एटम ने उसको अपनी साइड में खींचा, ऐसे उनमें जो बैरियर हैं वो रुकावटें हैं वो क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। वही जो रुकावटें हैं वो क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। इन्हीं की वजह से हर कंडक्टर में क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है।
अब ये कंडक्टर की नेचर पर डिपेंड होता है कि उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी कि लो होगी। फॉर एग्जांपल जो सिल्वर है उसकी सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस होती है। वैसे तो सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं लेकिन वो अभी हमें डिस्कशन नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन जो हमें सिलेबस में उतना ही समझोगी कि जो हमारे सिल्वर है उसकी जो रेजिस्टेंस है सबसे लो होती है। अगर हम देखें कॉपर तो उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी और हाई है, एल्यूमिनियम की और हाई है, आयरन की और हाई है। बेशक सभी ये कंडक्टर्स हैं लेकिन इनकी रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। ये तो बात होगी कंडक्टर की। अब आगे होती है बात हमारे सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर की। देखो उसमें क्या होता है, जो हमारे 2 मिनट उसको वेट करो। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी, मैं आपको क्या समझा रहा था कि जो हमारे सेमी कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर हैं उनमें रेजिस्टेंस का क्या रीजन होता है। देखो उनमें क्या रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि उनमें करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए कोई चार्ज कैरियर्स ही नहीं है, उसमें चार्ज कैरियर्स ही एब्सेंट है। मींस ना तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और नहीं इसमें कोई फ्री आयंस है। जैसे आपने केमिस्ट्री में समझा है ना कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इसमें ना तो कोई आयंस फॉर्म्स होते हैं ना ही इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मींस इसमें जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अगर इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स एब्सेंट है तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे इंसुलेटर की रेजिस्टेंस है वह हाई होती है कंडक्टर की रेजिस्टेंस से, और जो हमारे सेमी कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस इनके बीच लाई होती है। इंसुलेटर के एग्जाम्पल को लिख देते हैं चारकोल, इसके एग्जाम्पल क्या लिख दें, जर्मेनियम या सिलिकॉन। इसकी क्या एग्जांपल आ जाएगी, सिल्वर, AgOG वाला, ये हमारा क्या जाएगा, सिल्वर। ओके, इसको बात को हमें याद रखना है। और रेजिस्टेंस के जो SI यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओहम। ओहम एक साइंटिस्ट का नेम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे से लिखते हैं। ये साइन होता है ओमेगा। ओके, इसको भी हम ओहम के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब रेजिस्टेंस से ही मिलती जुलती हमारी चीज है एक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों, सी के साथ ये डिनोट होती है। ये क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल का उल्टा है, सॉरी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो कोई और बात कह दी, वेट, हाँ, जो हमारी कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। बच्चों इसका मीनिंग क्या होगा कि रेजिस्टेंस तो हमें ये बता रहा है कि यह मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो होने से रोक रहा है, और जो हमारी कंडक्टेंस है ये हमें बताएगी कितनी डिग्री तक कोई मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो होने देता है। ये क्या था, फ्लो होने रोकता है, ये फ्लो होने देता है। ये हमारी क्या होती है, कंडक्टेंस। और जो हमारी कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस के मैं ऐसे यूनिट्स जानता हूं क्या होते हैं, ओम। अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, MHO। जैसे देखो इसमें क्या है, ओम, इसके हम लिख देंगे ओम इनवर्स। इसको काफी सारी जो बुक्स हैं वो ऐसे भी लिख देती हैं MHO। इसका कोई रीजन नहीं है, वैसे लिख देते हैं कि M को पहले फिर H फिर O। ओके, ऐसे याद करो फॉर्म यूनिवर्स, या फिर इसको अगर ओमेगा की फॉर्म में लिखना हो तो माइनस। ये बच्चों ये है हमारी रेजिस्टेंस। आगे हम इसको समझेंगे अगले लेक्चर में कि जो हमारे रेजिस्टेंस है वह कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, इसको ध्यान से समझ लेना। अगला जो हमारा आपको एक चीज रहेगी, टॉपिक आपको समझाना है कि जो हमारे सिंबल होते हैं, एक बार वो भी आपको समझा दें, इसको नोट कर लो। देखो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल लिखे हैं। आगे जो सिंबल बाकी भी होते हैं वो जो सिंबल आपको साथ साथ समझाता रहूंगा, लेकिन अभी तक जो हमारे सिंबल यूज हो चुके हैं वो समझ लो। ये साइन होता है फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। ये ऐसे जो मैंने जिगजैग छापा, ये क्या होता है हमारा रेजिस्टर के लिए। इसके रेजिस्टेंस हमेशा क्या लिखते हैं, हम R लिखते हैं। ये साइन है एमीटर का, वोल्टमीटर का। अगर रेजिस्टर के ऊपर ऐसे एक एरो आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, या रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है, जिसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है, लगातार चेंज होती रहती है। ये बच्चों हमारा क्या है, सेल। ये क्या है, बैटरी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू सेल इज नोन एज बैटरी। ये साइन शायद आपके लिए न्यू हो कि अगर ऐसे एक वायर है उसके ऊपर ऐसे का लिंक आ रहा हो तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो दो हमारी वायर्स है उनके बीच हमने स्पेस रखा होगा। ओके, कि अगर तो मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी दोनों वायर्स एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग उन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप। इस बात को समझ लेना। ओके,
चलो इसके बाद हमारा अगला लेक्चर आ जाएगा अगले वीक में, इसको ध्यान से सुनना है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।